मुझे निर्दोष फंसाया गया है, मेरे और मेरी पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है। यह बयान 21 मार्च 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश किए जाते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वर्ष 2023 में ही ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। 19 नवंबर 2023 से लेकर के और 21 मार्च 2024 तक ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी शराब नीति घोटाला मामले में यहां उनको जिस तरीके से जो समन पेश करती हुई नजर आई, 10वां समन पेश करते ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी आवास से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। उनके घर से कुछ नकदी भी बरामद की गई और कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की भी बरामदगी हुई। लेकिन इस बीच ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी। चार्जशीट पेश करने के दौरान ईडी की तरफ से जो आरोप लगाए गए अरविंद केजरीवाल पर, वो काफी गंभीर आरोप है। ईडी की तरफ से 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अवैध लेन देन करने के आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाए। उनकी तरफ से यह कहा गया कि जिस वक्त देश में कोरोना का माहौल चल रहा था, वर्ष 2022 की बात है, और उस दौरान जो दिल्ली शराब नीति नियमों में परिवर्तन किया गया, निजी ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया गया, उनसे मोटा पैसा चंदे के रूप में आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से लिया गया और उस पैसे का इस्तेमाल गोवा, पंजाब, गुजरात के विधानसभा चुनाव में किया गया। यानी कि जाहिर तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर जो आरोप लगाए गए ईडी की तरफ से, वो स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में संलिप्त हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को लेकर के ये भी कहा गया कि आने वाले वक्त में और भी परतें खुलती हुई नजर आएंगी और अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले के मेन कॉन्स्पिरेटर हैं। उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट की उस बैठक का आयोजन किया गया जिसमें दिल्ली शराब नीति यहाँ पर नियमों में परिवर्तन को लेकर चर्चाएं हुई और उस बैठक में अध्यक्षता करते वक्त अरविंद केजरीवाल की सहमति थी। इसके साथ साथ ईडी की तरफ से यह भी कहा गया कि 5% जो दिल्ली में शराब निजी कारोबारियों का जो मुनाफा था, वो बढ़कर इस शराब नीति मामले में नियमों के परिवर्तन के बाद 12% हो जाता है। इस 7% बड़े मुनाफे का फायदा आम आदमी पार्टी को पहुंचता है और अरविंद केजरीवाल के द्वारा इस पैसे का अवैध तरीके से लेन देन किया गया। इस शराब नीति घोटाला मामले में सबसे पहले दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री यहां मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होते हैं। करीब 6 महीने के बाद वहां पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर अरविंद केजरीवाल का नंबर आता है। लेकिन बड़ा प्रश्न यह खड़ा हो गया है कि क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिल पाएगी, और राहत नहीं मिल पाती है तो क्या अरविंद केजरीवाल कुर्सी को छोड़ते हुए नजर आएंगे। राजनीति के तमाम जानकारों की माने तो उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर कुर्सी को त्याग देना चाहिए। यानी कि अरविंद केजरीवाल के पास इस वक्त दिल्ली में सरकार चलाने को लेकर के पूर्ण बहुमत है और पूर्ण बहुमत होने के साथ साथ दिल्ली सरकार में या उनकी पार्टी में किसी भी विधायक को वह मुख्यमंत्री बना सकते हैं। दूसरी तरफ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की तरफ से भी राजनीतिक सक्रियता दिखाई जा रही है। लगातार सुनीता केजरीवाल लोगों से मुलाकात कर रही, बात कर रही हैं। उनके बीच में जाकर के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो जिस तरीके के षड्यंत्र रचे गए उनका खुलासा करते हुए नजर आ रही हैं कि यहाँ पर दिल्ली के लोगों को हमने जो मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं वो उनके खिलाफ केंद्र सरकार दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि इस वक्त दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी प्रमुख रूप से विपक्षी दल है, जबकि दिल्ली एमसीडी और दिल्ली सरकार पर यहां आम आदमी पार्टी का कब्जा है। लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत जब सुप्रीम कोर्ट से भी मिल जाती है तो उसके बाद भी उनको रिहाई क्यों नहीं मिल पाती है। अरविंद केजरीवाल रिहाई के इंतजार में है और अभिषेक मनु सिंह भी जो उनके वकील हैं, उनकी तरफ से ये दलीलें पेश की गई कि अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से इस शराब नीति घोटाला मामले में शामिल नहीं थे। लेकिन आखिरकार कैसे अरविंद केजरीवाल इस पूरे चंगुल में फंसे, क्यों आखिरकार अरविंद केजरीवाल के द्वारा इन तमाम ईडी के सम्मनों को अनदेखा किया गया,
कैलाश गहलोत जो कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं और दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री हैं, उनको भी समन जारी किया गया था और उन्होंने ईडी दफ्तर पेश होकर के अपना तमाम स्पष्टीकरण वहां पेश कर दिया था। लेकिन ऐसे में अरविंद केजरीवाल की तरफ से बार बार ये कहा गया कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, नैतिकता के आधार पर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को पेश हो जाना चाहिए था, ईडी की कार्रवाई में शरीक होते, अपना स्पष्टीकरण देते और यहाँ पर जो है तमाम सबूतों के आधार पर उन पर केस चलता रहता। लेकिन अरविंद केजरीवाल के द्वारा कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन किया गया और उसके चलते ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पर तमाम अधिकारी जो हैं वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल यदि सरेंडर करते हुए नजर आते तो हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री थे, पीएमएलए के धारा 65 के अंतर्गत ही घोटाला मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। महज 3 महीने के बाद हेमंत सोरेन को बेल मिल जाती है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को सरेंडर कर देना चाहिए था। लेकिन इस वक्त अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या एक चक्रव्यूह तैयार होता हुआ नजर आ रहा है, जिस चक्रव्यूह में यहाँ पर आतिशी सिंह, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और राघव चड्ढा क्या अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बेदखल करने की तैयारियां कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि दिल्ली की कुर्सी को हथियाने के लिए अरविंद केजरीवाल के आसपास के नेता ही पूरा षड्यंत्र रचते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकती हैं और वहां पर ये ऐलान करते हुए कहती हैं कि दिल्ली को यहाँ पर चलाने वाले हरियाणा के बेटे को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है। यानी कि इमोशनल कार्ड खेलते हुए सुनीता केजरीवाल हरियाणा में आम आदमी पार्टी की लहर चलाने का यहाँ तमाम जो है ताना बाना बुनती हुई नजर आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या अरविंद केजरीवाल रिहा होंगे? सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल जाती है। प्रथम दृष्टया आरोपों के चलते अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट आरोपी नहीं मानता है, अंतरिम राहत का ऐलान कर देता है। उसके बाद सीबीआई की एंट्री हो जाती है। सीबीआई चार्जशीट पेश करते हुए वही दावे पेश करती है जो कि ईडी के द्वारा दावे पेश किए गए थे। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल यदि हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बाहर आते हैं तो ये बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने अभी तक सिर्फ हरियाणा के चुनाव को फोकस करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल यदि जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आए तो फिर आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की राजनीति को भी आम आदमी पार्टी पूर्णतः से साधने की कोशिश करेगी। यहाँ पर झारखंड की राजनीति में भी सक्रियता दिखाई देगी और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अपने संगठन का विस्तार करती हुई नजर आएगी। लेकिन बड़ा सवाल फिर से यही, अरविंद केजरीवाल आखिरकार जेल की सलाखों के पीछे से बाहर कब आएंगे? लेकिन इसकी उम्मीद काफी कम नजर आ रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई ने जो चार्जशीट पेश की है उसके बाद कोर्ट ने कहीं ना कहीं सुनवाई करने के लिए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को डायरेक्शंस जारी कर दी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का मामला जो है वो ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत दी थी, उनको जमानत मिली थी। लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई है। यहाँ सुनवाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख यदि अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आते हैं तो फिर लंबी सुनवाइयां सुप्रीम कोर्ट में भी चल सकती हैं और अरविंद केजरीवाल का जेल की सलाखों के पीछे से बाहर निकलना मुश्किल नजर आ सकता है। ऐसे में दिल्ली की कुर्सी क्या सुनीता केजरीवाल संभालेंगी? क्योंकि जिस तरीके की राजनीतिक सक्रियता उन्होंने दिखाई है वो वाकई कई संदेश देती है कि आगामी वक्त में दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले चीफ मिनिस्टर का बदलाव किया जा सकता है और आम आदमी पार्टी की तरफ से ही यहाँ सुनीता केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की गद्दी को संभालती हुई नजर आ सकती है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।